गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। देखिए, हम समझते हैं कि आप लोग शानदार तरीके से स्वस्थ और मस्त हैं, तभी इस क्लास को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। देखिए, आप लोग ये ऑनलाइन कक्षा चल रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम कीजिए, ठीक है? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी तो टपक चुका है करीब 1316 ईस्वी में। और बाकी हम आपको लिखवाएँगे खिलजी वंश चला था 1320 में, तो आप लोग कहेंगे कि सर 4 वर्ष तक हुआ क्या? कैसे पतन हो गया? तो देखिए आज हम आपका जो सेशन लेकर आए हैं, ये सेशन इस तरीके का है कि खिलजी वंश का पतन कैसे हुआ और तुगलक वंश का उदय कैसे हुआ। मान लीजिए कोई चीज़ पतन हो रही है और कोई चीज़ क्या कर रही है, हावी हो रही है, उसी के संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, एक बच्चा है जो शायरी दिया है हमको कि बोलना है कि सर बोल दीजिए। देखिए, माना कि वक़्त और हालात हमें कमज़ोर बना देते हैं। माना कि वक़्त और हालात हमें कमज़ोर बना देते हैं, लेकिन हिम्मत मत हार मेरे दोस्त, लेकिन हिम्मत मेरे हार ये जो पुराने छात्र हैं या नए छात्र बैठे हैं, इनको नहीं हारना है क्योंकि मेरे माँ-बाप तेरे जीतने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके गुरुजी हैं, आपके जीतने का क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं। मैं एक ही दिन बताया आपको कि अगर आपको दुनिया में ऊँचाइयों पर कोई देखना चाहता है, तो 2 ही व्यक्ति हैं, एक आपके माता-पिता और एक आपके गुरु। बाकी तीसरा आपको उठने से या ऊँचाई तक जाने से दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, जो कि आप अपने अगल-बगल या गाँव से हो या शहर से हो, तो आपको देखने को भी मिलता है। ठीक है? ईर्ष्या लोग रहते हैं कि ये कैसे आगे निकल रहे हैं। तो जिस दिन आप लोग सफल होंगे, उस दिन हमको भी खुशी मिलेगी कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा देखिए क्या कर रहा है, सफल हो गया, यहाँ पोस्टेड है, ये काम कर रहा है, बहुत ऊँचाई छू लिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हमारा ही पढ़ाए हैं, देखिए अभी निकल रहे हैं तरह-तरह के, अफ़वाहें उड़ रही हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये भी नहीं करना है। बाकी आप लोग समझदार हैं। देखिए खिलजी वंश का पतन कैसे होता है, इस बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद देखिए अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर 36 दिन के लिए गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर जो होता है 36 दिन ठीक है, एक बार मिटा दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर 36 दिन के लिए गद्दी पर बैठता है। तो आप लोग पूछ सकते हैं सर गद्दी पर बैठ रहा है, किस गद्दी पर बैठ रहा है? तो मैं शुरू से ही पढ़ाता आ रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली की गद्दी पर बैठना है। ठीक है? देखिए अलाउद्दीन आप लोग ये भी सोचते होंगे कि अगर अलाउद्दीन खिलजी के पास बेटे थे, कई बेटे थे, तो ये मलिक काफूर क्यों बैठा? ये तो काम कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, तो इसने क्यों बैठा? देखिए हुआ क्या कि चित्तौड़ अभियान आप लोगों को पढ़ाए हैं हम। चित्तौड़ अभियान के दौरान हुआ था क्या? चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने दौरान अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए अपने बेटे खीज खां को क्या बना दिया था? अपने बेटे खीज खां को अपना वारिस नियुक्त कर दिया था। देखिए हुआ क्या था उस समय चित्तौड़ अभियान के अंतर्गत कि
जब चित्तौड़ का लड़ाई लड़ रहा था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, तो उसने क्या किया, घोषित कर दिया अपने पुत्र खींच खां को कि आप ही क्या करोगे, हमारे बाद गद्दी पर बैठोगे। अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अलाउद्दीन खिलजी को लोग इतना तक कर दिए थे कुछ इतिहासकार कि ये पागल हो चुका था, दिवालिया हो चुका था। ये अपने दांत से अपने शरीर को ही काट रहा था मरते वक्त। बात समझ में आ रहा है? तो उसके बाद क्या हुआ कि मलिक काफूर उसका बहुत ही, आप लोग जानते हैं, पढ़ते ही आ रहे हैं कि बहुत ही उसके साथी था, हर काम में उसका साथ बटा रहा था। अब इसको मौका मिला कि हम किसी से कम नहीं है, यही मौका है हमारे पास गद्दी पर दिल्ली की बैठने का। तो हम क्या करते हैं कि ये बताया इसको, अलाउद्दीन खिलजी को, उस समय स्वस्थ भी नहीं थे अलाउद्दीन खिलजी। उसने बताया कि आपका जो पुत्र है खींच खां, ये राज के लिए राजा बनने लायक नहीं है। तो इसने क्या किया, उस समय बुद्धि लगाया, और ये जो खींच खां का पुत्र था, खींच खां का पुत्र था, खीज खां का खीज खां का पुत्र। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए इतिहास कैसे मोड़ ले रहा है। खीज खां का पुत्र जो था उसका नाम था उमर। क्या नाम था? उमर। और उमर ये 5 से 6 वर्ष का था, 5 से 6 वर्ष का था। 5 से क्या था? 5 से 6 वर्ष का था। इसी को क्या किया, उमर को ही, उमर 5 से 6 वर्ष का था, इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी तो अस्वस्थ था, उसके केबिन में या कह सकते हैं घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल कौन करता था? मलिक काफूर करता था। और इसकी नीयत बिगड़ चुकी थी। इसकी नीयत ये थी कि राजा अब कौन बनेगा? हम बनेंगे। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि उमर की माता का क्या नाम था, तो आप लोगों को पता है उमर की माता का नाम देवल रानी था। माता का नाम देवल रानी था। और इनके पिता का नाम आप लोगों को पता है, उमर के पिता का क्या नाम था? खींच खां, जो कि हम ऊपर लिखवाए हैं, खींच खां। ठीक है। अब देखिए करता क्या है, मलिक काफूर क्या करता है, सत्ता पाने के लिए खींच खां की आंख में सरिया डलवा देता है। खींच खां को, खींच खां को मलिक काफूर ने, मलिक ये जानता है कि खींच खां ही हमारे रास्ते का रोड़ा है। अगर हम ये इसको हम मरवा देते हैं तो बाकी हमारी गद्दी हो जाएगी। तो खींच खां को मलिक काफूर ने गर्म सरिया करके उसकी उसको अंधा बना दिया। उसको क्या किया? अंधा बना दिया। ठीक है। आगे होता क्या है, देखिए खींच खां को ये क्या करता है, आप लोगों को पता है कि खींच खां को ये अंधा कर देता है। ये पहला पुत्र था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा पुत्र का नाम आप लोगों को पता है? दूसरा पुत्र का देखिए जो नाम था, सादी खां था। सादी खां। देखिए अब कहा कि खींच खां को तो हम अंधा कर दिए, एक तो रास्ता गया हमारे पास से, ठीक है। अब दूसरा रोड़ा बनेगा उसका दूसरा पुत्र, इसको भी खुजवाया। कहा कहाँ हो सादी खां, इधर आ जाओ, हम निमंत्रण देते हैं तुमको तुम्हारी शादी करवाने का। तो सादी खां बोलता है कि हमारा खुद सादी नाम है, तो शादी क्या करवाएंगे। इसको भी अंधा करवा देता है, सरिया गर्म करके रखा रहता है। बात समझ रहे हैं? इसको भी मलिक काफूर अंधा करवाता है। तीसरा बेटा जो था उसका उसका नाम था मुबारक खिलजी। मुबारक
खिलजी। देखिए आप लोग कहेंगे कि सर जी खिलजिए चल रहा है, कैसे ही खां हो गया, तो आप लोग इसका पूरा नाम लिख सकते हैं, खिज खां खिलजी, सादी खां खिलजी और मुबारक खिलजी। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि मुबारक खिलजी उस समय बंद था कहां पे, सीरी में। सीरी में बंद था, ये जेल में। ठीक है, जेल में बंद था। अब इसको वहां भेजता है, कौन भेजता है, मलिक काफूर अपने सैनिकों को भेजता है। मलिक काफूर मलिक काफूर मलिक काफूर अपने सैनिकों को भेजता है। किसको भेजता है, सैनिकों को, कि आप जाओ, उसका तीसरा बेटा भी जिंदा है, मुबारक खिलजी, उसको भी मार दो। सैनिकों को भेजा मारने के लिए। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी गए थे देवगिरी धन लूटने के लिए, तो उनके पास एक कोहिनूर का हीरा मिला था, और उस कोहिनूर का हीरा जो था उसको दिए थे अपने बेटे को। किसको, मुबारक खिलजी को। क्या दिए थे, हीरा, कोहिनूर हीरा। उसकी बहुत ही क्या थी, एक तरह से कह लीजिए कि बहुत महंगा था हीरा। तो आप लोग जानते हैं कि ये सैनिकों को क्या किया, सैनिक ये हाथ पैर जोड़ने लगा सैनिकों से, और अपनी आप बीती सुनाने सुनाने लगा कि देखिए हमारे पिताजी के साथ ही रहता था मलिक काफूर, वो पिताजी हमारे बहुत उसके लगाव रखते थे उससे, उसने धोखा दिया, मेरे भाई की, पहले भाई की आंख फोड़ दी, दूसरे भाई के आंख में गरम सरिया डाल दिया, और हमको भी भेजा है आप लोगों को मारने के लिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमें छोड़ दीजिए, और हमारा जो ये कोहिनूर हीरा है आप लोग रख लीजिए। तुरंत क्या करता है, हीरा निकाल के सैनिकों को दे देता है, और सैनिक क्या करते हैं, आप इसको दो भाषा में लिख सकते हैं, सैनिक अपने लाभ के लिए, या सैनिक दया हो गए। तो आप लोग, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सैनिक क्या हो गए, सैनिक दयालु प्रवृत्ति के, दयालु हो गए, हो गए। मुबारक शाह, मुबारक खिलजी की बात सुनकर, मुबारक खिलजी की बातों को सुनकर, बातों को सुनकर। देखिए ध्यान से सुनिए, अब कर होता क्या है कि जो मुबारक खिलजी होता है, अब इन्हीं सैनिकों को अपने में मिलाता है। मुबारक खिलजी क्या करता है, सैनिकों को मिलाता है, और इसके पिता जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ये खिलजी देखिए ऐसे तो थे, बहुत लोगों को मारकर राजा बने, वो बात की बात है, लेकिन जब देवगिरी गए थे वहां से धन लूटे थे, तो बहुत लोगों की मदद किए थे धन से। और इन्होंने क्या किया था, सैनिकों को नगद प्रथा, बहुत सारे आप लोगों को बताएं कि कार्य इसके फेमस थे। तो इसके जो कार्य से प्रभावित लोग थे, जो धन को एक्सेप्ट किए थे, पाए थे, वे क्या थे कि मुबारक के पक्ष में थे। अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े लोग मुबारक, ये तीसरा बेटा था, ठीक है, मुबारक खिलजी का साथ दिया। अब देखिए उधर करता क्या है, मलिक काफूर क्या करता है, मलिक काफूर देखिए ध्यान से सुनिएगा, मलिक काफूर जो होता है, मलिक काफूर, खींच खां की पत्नी का क्या नाम था, खींच खां की पत्नी का नाम क्या था, देवल रानी। देखिए खींच, मालिक कफूर क्या करता है कि पत्नी बनाता है किसको, पत्नी बनाता है किसको, देवल रानी को। स्त्रियों की मजबूरी थी कि जो भी ताकतवर इंसान था, मजबूरी थी कि उससे शादी करना, उसके साथ रहना। बात समझ रहे हैं।
तो देखिए खींच खां की जो पत्नी थी उसका बेचारा आंख भी ले लिया और उसकी पत्नी भी ले लिया। तो इधर देखिए मलिक काफूर ने क्या किया, पत्नी बनाता है देवल रानी को। बात समझ गए। अब देखिए बात होता है कि देखिए मुबारक शाह करता क्या है, मुबारक शाह ये हत्या कर देता है किसकी, मलिक काफूर की। मुबारक शाह हत्या करता है किसका, मलिक काफूर का। अब देखिए हत्या करता है, पहले तो जो मलिक काफूर पत्नी बनाया था देव, क्या नाम था उसका, देवल, और देवल रानी को अभी क्या करता है, अपनी पत्नी बना लेता है। कितना सुंदर स्त्री थी। मुबारक शाह क्या करता है, अपनी पत्नी बना लेता है देवल रानी को। ठीक है। अब देखिए होता क्या कि ये जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर, ये मलिक काफूर 36 दिनों तक केवल गद्दी पर बैठा रहा, गद्दी पर बैठा रहा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मलिक काफूर का कितने दिन गद्दी पर बैठा रहा, तो आप क्या बताओगे, 36 दिन। अब देखिए इसके बाद होता क्या है कि मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, मुबारक शाह खिलजी। अब ये गद्दी पर बैठता है मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 1320, इसी में इसका भी रहा 36 दिन। ठीक है। मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन भी रहा, तो क्वेश्चन का समाधान देखिए आपको मिलने जा रहा है। ठीक है। आगे देखिए हुआ क्या, इसके कुछ योगदान लिख लीजिए। देखिए एक 18 वर्ष, दूसरा लिख लीजिए 20 के कैदियों को रिहा कर दिए, 20,000 कैदियों को क्या किया, इसके शासन के अंतर्गत 20,000 कैदियों को रिहा कर दिया गया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय जो उसके साथ नहीं व्यक्ति था उसको क्या किया था, तुरंत कैद करवा दिया था, और कैद करवा के 18 वर्ष के जितने भी युवा साथी थे सबको मुबारक शाह खिलजी ने क्या करवा दिया, रिहा करवा दिया। बात समझ रहे हैं। और आगे देखिए क्या होता है कि कठोर कानून वापस ले लिया, जितने जनता पर कठोर कानून थे सबको वापस ले लिया, कठोर कानून को वापस ले लिया। जनता बेचारी खुश हो गई। बात समझ रहे हैं। आगे क्या किया कि देवल रानी से तो मैं बताया कि विवाह कर लिया, देवल रानी से क्या किया मुबारक शाह, विवाह कर लिया। उसके बाद क्या किया, मुबारक को प्रेम हो गया था, मुबारक शाह को किससे प्रेम हुआ था, मुबारक शाह खिलजी को, हाय रे संविधान 377 तो अभी पास हुआ है, लेकिन मुबारक शाह खिलजी देखिए करता क्या है, इसको प्रेम हो गया। मुबारक शाह खिलजी को प्रेम होता है, किससे होता है, देखिए ये समझने वाली बात है, खुसरो खां से। खुसरो खां बताइए स्त्री है कि पुरुष है, खुसरो खां, इसका नाम होता है मुबारक हसन, मुबारक हसन, ये पुरुष था। क्या था, पुरुष था। और मुबारक शाह खिलजी को प्रेम होता है किससे, खुसरो खां से। खुसरो खां का एक और नाम है मुबारक हसन, जो कि पुरुष था, पहला ऐसा खिलजी वंश का शासक था
जो कि एक पुरुष से क्या करता था, प्रेम करता था। नोट। देखिए, मुबारक शाह खिलजी जो था, प्रेम किया किससे, इसको प्रेम हो गया बेचारे को। पहले तो रानी कौन थी, देवल रानी, उनको छोड़ के बेचारा ये मुबारक हसन जो इसका क्या नाम है, खुसरो खां, इससे क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ये है पुरुष बेचारा। अब देखिए जब प्रेम होता है तो ये सब पीते हैं क्या, देखिए मदिरा पीते हैं। क्या पीते हैं, मदिरा, ठीक है, मदिरा पीते हैं। नजर लग गई, नजर लग गई। देखिए मदिरा पीते हैं, ठीक है, क्या पीते हैं, मदिरा। और मदिरा पीते हैं तो कहते हैं कि हम लोग, ये कहता है कौन, मुबारक हसन कहता है मुबारक शाह खिलजी से कि हम लोग कपड़े क्यों पहने हैं, हम लोग कपड़े क्यों पहने, चलिए नंगे घूमते हैं। क्या करते हैं, नंगे घूमते हैं। तो ये देखिए राज में जाते हैं सब पी कर, कहाँ जानते हैं, राज दरबार में, दिल्ली की गद्दी पर राज दरबार में जाते हैं और नंगे घूमते हैं। क्या करते हैं, नंगे जाते हैं। ये कहता है आई एम किंग, क्या कहता है अपने आप को, ये कहता है तुम मेरे राजा, मैं तुम्हारी रानी, तुम मेरे राजा, मैं तुम्हारी, इसका मकसद तो कुछ दूसरा ही है। बात समझ रहे हैं, ये कहता तुम मेरे राजा, ये कहता है, और ये कहता है तुम मेरी रानी। और हम लोग जब ये सब पी लिए तो अब कहें कि कपड़ा किस लिए पहने हैं। अब गए सब नंगे कहाँ पे, राज दरबार में गद्दी पर। कहाँ गए, गद्दी पर। अब ये बोलता है कि राजा, क्या बोलता है, कौन बोलता है, ध्यान से समझो, ये बोलता है कौन, मुबारक हसन, रानी रहता है उस समय इसके लिए, तो बोलता है राजा, क्या बोलता है, अगर हम लोग नंगे हैं तो हमारी प्रजा क्यों कपड़े पहने हैं, प्रजा क्यों कपड़े पहनी है, ये समझने के लिए है। तो मुबारक शाह खिलजी बोलता है, हाँ रानी तुम सही कह रही हो। क्या कह रही हो, तुम सही कह रहे हो कि हम लोग अगर नंगे हैं तो ये सब काहे के लिए कपड़ा पहने, सभी को आदेश देता है तुम लोग भी नंगे हो जाओ। तो प्रजा क्या करती है, नंगी। जैसा कि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि करीब 2000 पुरुष वहां पे रहते हैं, 2000 पुरुष और 500 स्त्री, महिला, सभी को ये लोग क्या करवा देते हैं, नंगा। क्या करवा देते हैं। अब बताइए राजपाट चलेगा, राजपाट नहीं चलेगा। कुछ लोग बहुत क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। और जब नाराज हो जाते हैं किसके खिलाफ, मुबारक शाह खिलजी के खिलाफ, तो इसने क्या किया, फायदा उठाया। कौन, फायदा कौन उठाता है, मुबारक हसन। क्या कहा जाता है, मुबारक हसन। ये फायदा उठाता है कि राजा जाल में फंसा, राजा जाल में। अब ये क्या करता है, बड़ा सुंदर रहता है, स्मार्ट बॉय, हैंडसम बॉय। अब करता क्या है कि मरवा देता है किसको, मुबारक शाह, मुबारक शाह खिलजी को। बात समझ रहे हैं। उस दौर को क्या कहा जाता है, वैश्यावृत्ति का शासन। वैश्यावृत्ति का पूछेगा एग्जाम में आपसे, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। वैश्यावृत्ति का शासन किसके काल में ज्यादा बढ़ा, तो क्या बताओगे, मुबारक शाह खिलजी के। तो वैश्यावृत्ति का शासन मुबारक खिलजी के शासन काल में ज्यादा बढ़ा। बात समझ रहे हैं। कुछ बातें और भी हैं जो इतिहासकार कई ठो लिखे हैं, मैं इस क्लास में या इस सेशन में नहीं बोल सकता। तो हाँ एक चीज है कि ये सब जानते हैं, ये
ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए मुबारक शाह खिलजी करता क्या है कि मुबारक शाह खिलजी जरूर वेश्यावृत्ति में पड़ा था, मदिरा ले रहा था, लेकिन इसके जो सैनिक थे, किसके सैनिक? मुबारक शाह के। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी के जो सैनिक थे ये क्या कर रहे थे कि उस समय बड़ा एक्टिव थे। ठीक है, उनको एक्टिव किया था और अपने मदिरा और वेश्यावृत्ति में फंसा था। तो देखिए जब सैनिक एक्टिव थे तो इसने 1318 में जो देवगिरी अभियान किया, वही देवगिरी अभियान, जहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक गया, जहां पे बलबन गया, जहां पे अलाउद्दीन खिलजी गया, वहीं पे देखिए ये अभियान कौन किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। बात समझ रहे हैं? इसके सैनिक थे। तो यहाँ पे 1318 में देवगिरी अभियान किया और वहां के उस समय के राजा जो थे, राजा का नाम था हरपाल देव। और उसके बाद उनके दामाद बने थे, ये दामाद थे किसके? हरपाल देव जो दामाद थे पहले वहां के रामचंद्र देव के, रामचंद्र देव के। ठीक है, तो मुबारक हसन ने मुबारक शाह खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी अपने सैनिकों द्वारा मिलकर। और देखिए जब मुबारक हसन, अरे उसका क्या नाम था मुबारक हसन का? मुबारक हसन, इसका नाम था खुसरो खा। क्या नाम था? खुसरो खा। ये गद्दी पर बैठा, उसकी हत्या करवाने के बाद कहां बैठा? दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और वहां पर होता क्या है कि जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो ये बैठता है 4.5 महीने के लिए, 4.5 महीने रहता है, 4.5 महीने रहता है। कहाँ? दिल्ली की गद्दी पर। और मुबारक हसन क्या करता है कि राजा की रानी भी तो थी, कौन थी? देवल रानी। कौन थी? अब ये देवल रानी से शादी कर लेता है। हाँ, अरे देवल रानी से क्या करता है? शादी कर लेता है। अब देखिए इसके खिलाफ संगठन बनता है। एक गाजी मलिक थे जो कि बहुत ही अलाउद्दीन खिलजी के खास व्यक्ति थे। तो देखिए गाजी मलिक जो थे, गाजी मलिक ये उस समय सेनापति भी थे। गाजी मलिक एक संगठन तैयार करते हैं, संगठन तैयार करते हैं, गाजी मलिक संगठन तैयार करते हैं और मुबारक शाह की हत्या करवा देते हैं। मुबारक हसन की, सॉरी, मुबारक हसन की हत्या करवा देते हैं। अब बेचारा मुबारक हसन भी क्या किया? मारा गया। अब इसके पास देखिए हुआ क्या कि जो गाजी मलिक थे ये इस्लाम का नारा देते हैं। गाजी मलिक किसका नारा देते हैं? इस्लाम का, इस्लाम का नारा देते हैं, अल्लाह अकबर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उस समय दीपालपुर ये पंजाब के गवर्नर रहते हैं। कौन? गाजी मलिक। इनको बनाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखिए। और गाजी मलिक ने मुबारक हसन की हत्या करवा दी। और गाजी मलिक, लिख लीजिए, मुबारक हसन को कहा जाता है इसके बारे में, एक नोट कर लीजिए लाइन।
मुबारक हसन खिलजी वंश के अंतिम मुबारक हसन खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। देखिए इसी अलाउद्दीन खिलजी एक क्वेश्चन और बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी के समय मार्को पोलो वेनिस ये इटली के रहने वाले थे। इटली भारत आए। इटली से कहाँ आए? भारत आए। और इनका मेन उद्देश्य ये था कि ये क्या करेंगे कि मसालों का व्यापार करेंगे। मसाले हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध थे। हमारे यहाँ धन थे, सोना था, चांदी था, आप लोग जानते ही हैं, हाथी था, बहुत कुछ था हमारे पास, घोड़े थे। तो इसने क्या किया? व्यापार करने आया था। और यहीं से शुरू होता है कौन सा? तुगलक वंश। तो आपसे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत हम कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मुबारक हसन खिलजी वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उनको मानने वाला कौन था? गाजी मलिक था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? तुगलक वंश के बारे में। चलिए हम लोग समझते हैं तुगलक वंश को। और ये जो तुगलक वंश आया, ये कब से कब चला? 1320 से, और ये चला 1414 तक। 1414 तक। सबसे अगर ज्यादा कोई वंश चला है दिन तक, तो आप नाम लेंगे किसका? तुगलक वंश का। और ये तुगलक वंश जो है लगभग कितने वर्ष तक चला? तो आप 20 से 14 तक जाएंगे तो 94 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 94 वर्ष तक। देखिए अंतिम शासक तो खिलजी वंश का कौन था? अंतिम शासक कौन था? हसन था, मुबारक हसन था। और देखिए जब हसन था तो उसको मारा था कौन? गाजी। और इसको जब मारा था गाजी, तो गाजी का ही नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। तो संस्थापक लिख लीजिए, संस्थापक तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। पोस्ट में क्या लिखेंगे? क्या नाम था इसका? गाजी मलिक। ठीक है, ये शासन करते हैं 1320 से लेकर 1325 तक। इनका शासन था। 1320 पर गद्दी पर बैठते हैं और 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं कि शासन करते हैं दिल्ली की गद्दी पर। और यहीं से शुरुआत होती है तुगलक वंश की। देखिए तुगलक वंश में होता क्या है कि इनके पिता का नाम, इनका तुगलक क्यों रखा जाता है? आप लोग कहोगे कि सर खिलजी से तुगलक कैसे हो गए? तो इसलिए रखा जाता है कि गयासुद्दीन जो तुगलक थे, इनके पिता जी थे। इनके पिता का नाम था कुतुलक खां। इनके पिता का नाम कुतुलक खां। आप कुछ लोग कुतुलक कुतुलक कहते हुए कुतुलक 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 कहते हुए क्या करने लगे? तुगलक 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 तुगलक। क्या करने लगे? तुगलक तुगलक तुगलक। तो ये जो तुगलक शब्द आया, ये जो तुगलक शब्द आया कहां से आया? ये जो तुगलक शब्द आया बेटा, ये तुगलक शब्द आया है इनके पिताजी कुतुलुक खां के नाम से। ठीक है, इनके नाम पे ही पिता कुतुलक खां के नाम पर तुगलक वंश नाम किया
गया। ठीक है, अब बात आती है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए ये गद्दी पर बैठे बेचारे, दिल्ली की गद्दी पर बैठे, दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही पहला निर्णय पहला निर्णय पहला निर्णय यह लेते हैं कि रस्मोनियम मध्य नीति अपनाई जाएगी। रस्मोनियम इसको बोलते हैं मध्य नीति अपनाई जा। आप लोग कहोगे कि सर जी ये रस्मोनियम क्या है, तो देखिए इसके बारे में समझते हैं। रस्मोनियम है क्या कि पहले अलाउद्दीन खिलजी टैक्स लगा दिया था, 50% टैक्स किसानों पे। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा जान के इसलिए लगाया था कि क्योंकि इसको राजस्व भरना था, धन की कमी थी। इसने सैनिकों को क्या किया था कि नगद वेतन प्रथा चालू कर दिया था, क्योंकि उस समय जो जरूरी थे देश में सैनिक मंगोलों का आक्रमण था, उनको रोकने के लिए सैनिकों की संख्या की वृद्धि करना था, पावर हाथ में लेना है, इसलिए सैनिकों की संख्या को बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनको नगद वेतन देता था। तो इसने क्या किया, उस समय लोग खेती करना बंद कर दिए। मान लीजिए आपके पास एक बिस्सा खेत है, एक बिस्सा में एक मन हुआ गेहूं, 50 एक मन हुआ, एक मन में 40 किलो होता है, 20 किलो आप दे दिए सरकार को, आपके पास 20 किलो बचा, तो आपको खेती कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी? इतना खाद उद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको खेती जब नुकसान होगी तो आप उसको क्या करेंगे? छोड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग इस चीज को छोड़ दिए थे। तो ये जब आया गयासुद्दीन तुगलक, तो इसने क्या किया? रस्मोनियम मध्य नीति अपनाई। ठीक है, कि अगर ऐसा कोई बात है, जैसे कि मान लीजिए खूब गलन हो गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, खेती में कुछ उपजा नहीं, तो ऐसे लोगों से क्या किया जाएगा? टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसमें क्या होता था कि आपका अगर 20 किलो मान लीजिए गेहूं लगा दिया, तो आपको हो या ना हो आपका फसल, उसको देना था। अब बताइए उस समय कितना हो रहा था, आप लोग जानते ही हैं। तो हुआ क्या कि ये क्या किया कि अगर कोई भी प्राकृतिक विपदा आ जाएगी तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और उसके बाद होता क्या है, देखिए होता क्या कि ये टैक्स टैक्स आपदा के समय नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाए। देखिए आपदा के समय क्या किया जाएगा? टैक्स जो है नहीं लिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि नहरें बनवाई इसने। इसने क्या किया कि नहरों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण करवाया, जिससे क्या हो? फसल उत्पादन में कमी ना हो, वृद्धि हो, पानी की कमी ना हो। तो फर्स्ट तुगलक वंश का ऐसा शासक था, या कह लो कि दिल्ली सल्तनत सल्तनत दिल्ली सल्तनत का नहरों का निर्माण करवाया। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि पहला ऐसा शासक दिल्ली का कौन बना जो कि नहरों का निर्माण कराया? तो गयासुद्दीन तुगलक था, तुगलक वंश का। इसने क्या किया? नहरों का निर्माण करवाया। नोट कीजिए। देखिए गयासुद्दीन ने एक आदेश दिया,
गयासुद्दीन क्या करता है? गयासुद्दीन गयासुद्दीन ने आदेश दिया कि जितने भी खालसा हैं, आदेश दिया कि अलाउद्दीन खिलजी के बने समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में जितने भी खालसा थे सब वापस लिए जा। सब वापस देखिए बात क्या होती है कि गयासुद्दीन ने धन की जब कमी हुई तो बोला कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत धन बांटा था, अब हम क्या करेंगे, उस धन को वापस लाएंगे। जिसको भी धन बांटा गया था वो तो लिखा जाता है कि फलाने को इतना धन दिया गया, मंदिर में कितना दिया गया, मस्जिद में कितना दिया गया, कौन से ट्रस्ट में कितना जा रहा है, तो इसको सब पता रहा। इसने क्या किया कि वापस लेने का निर्णय लिया। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था निजामुद्दीन आलिया। निजामुद्दीन औलिया ये यमुना नदी के किनारे क्या थे, बसे थे, या कह लीजिए कि संत थे। ठीक है, तो इनकी भी जागीर, इनको भी अलाउद्दीन खिलजी ने जागीर दिया था, इनसे भी वापस लेने के लिए कहा गया। निजामुद्दीन औलिया यमुना नदी के किनारे बसे थे, इनसे भी जागीर वापस लेने के लिए बोला गया। देखिए अब ये कहते क्या है कि देखिए जागीर तो हम लोगों में बांट दिए, जो हमको आपने धन दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने धन दिया था हमको, वो तो हम बांट लिए दिए, तो अब कहां से दे, हम हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसने क्या किया कि पैसा वापस लिए जाने का आदेश दिया, तो पैसा वापस दिए जाने से मना कर दिए। अब देखिए एक गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र था, सब पुत्र से अपने परेशान है। देखिए ध्यान से देखिए इसको कि ठीक है, इसको संशोधन कर लीजिए, इसके लिए सॉरी। देखिए क्या हुआ कि गयासुद्दीन जो तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक था जो कि संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अब देखिए बात तो बिगड़ गई। पापा ने आदेश दिया कि निजामुद्दीन औलिया को भी मत छोड़िएगा, उसको भी जितना अलाउद्दीन खिलजी ने पैसा दिया सब लाइएगा धन इकट्ठा करके। ये तो कह रहे हैं निजामुद्दीन औलिया कि हम तो लोगों में बांट दिया, हमारे पास कुछ है नहीं, आप लेंगे क्या। तो देखिए ये क्या करता है, उसका पुत्र जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जो था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने क्या किया था, अपने गुरु से मिलकर क्या किया, रणनीति बनाई। क्या किया,
रणनीति बनाने पर विचार कर रहे थे, रणनीति बनाने पर विचार कर रहे थे कि गयासुद्दीन तुगलक को गद्दी से हटाने को। देखिए अब ये दोनों निजामुद्दीन औलिया और इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दोनों रणनीति बनाने लगे कि पिताजी गयासुद्दीन तुगलक को कैसे हटाना है। ठीक है, इसी बीच में होता क्या है कि पहले आप लोग ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जान लीजिए, कुछ ऐतिहासिक स्रोत इसके क्या थे, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। देखिए ऐतिहासिक स्रोत पढ़ लीजिए क्या है कि तारिक ए फिरोज शाही, पहला जो था तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांगीर, फतवा ए जहांदारी, इसको कौन लिखा था? बर्नी ने। कौन लिखा था बेटा? बर्नी ने। आप लोग भूलिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तारिक ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, कौन लिखा? बर्नी ने। बर्नी के बारे में एक चीज निगेटिव भी आती है कि देखिए जो राजा के विषय में लिखता था उस समय राज दरबारी में था, वो राजा के विषय में कुछ गलत नहीं लिखता था, तो इसने क्या लिखा कि राजा के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा के लिखा। ठीक है, दूसरी बात है कि तुगलकनामा, जो तुगलकनामा थी, तुगलक नामा, ये लिखे अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो। ठीक है, तीसरा जो जाता है श्रेय किताब उल रेहला लिखे, किताब उल रेहला लिखे, जो इनका नाम था इब्न बबूता, इब्न बबूता। नेक्स्ट है चौथा नंबर फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए शाही, फुतुहात ए शाही, या इसको लिख लीजिए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही। इसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक। और नेक्स्ट है पांचवा फुतुहात फिरोज शाही हो गया। तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही, इसको लिखने वाले व्यक्ति जो हैं या शरे हिंद, सर हिंद। देखिए ये सब जो किताबें हैं आपकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ये कभी न कभी आपसे पूछा जाएगा। तो हम लोग थे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने 29 मंगोल आक्रमण विफल करके, गयासुद्दीन अपने समय में क्या किया था? गयासुद्दीन 29 मंगोल आक्रमण, ये बर्नी की बुक में मिलता है। ठीक है, गयासुद्दीन 29 मंगोल आक्रमण विफल करके 29 मंगोल आक्रमण विफल करके, इसको कहा जाता था गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। उसके बाद हुआ क्या कि
इसका राज्यभिषेक हजार खम्भा महल में हुआ। इसका ये क्वेश्चन सब बनने वाले एग्जाम के। गयासुद्दीन तुगलक का राज्यभिषेक 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 हजार खम्भा महल में हुआ। हजार खम्भा महल में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा पीछे पढ़ाया ही था कि नहरों का जो जाल बिछाया इसने, तो नहर शुरू करने वाला इसको पहला दिल्ली सल्तनत का शासक भी माना जाता है। और उसके बाद इसने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग बनवाया। इसने तुगलकाबाद, ये बड़ा फेमस जगह है। तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग बनवाया। 56 कोट दुर्ग बनवाया। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, सैनिक अभियान गयासुद्दीन तुगलक के समय में सैनिक अभियान जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछेगा अभियान कौन कौन से हुए। तो कुछ मुख्य अभियान देखिए, एक तो था 1321 से 1323 चला था। 1321 से 1323 तक ये अभियान तेलंगाना में चला। कहाँ पे चला? तेलंगाना में। और देखिए, इसको नेतृत्व करने के लिए जूना खां, जिसका नाम क्या था? जूना खां, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका पुत्र था, उसी को सौंपा था, जिसमें ये विजयी रहा। और दूसरा जो अभियान था गयासुद्दीन तुगलक का, ये 1324 में था। ये मंगोल आक्रमण को समाप्त किया। मंगोल आक्रमण जो सबसे बड़ा आक्रमण था, ये 1324 में हुआ था। तीसरी जो बात है, 1324 में बंगाल अभियान हुआ। 1324 में ही क्या हुआ? बंगाल अभियान। इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट है। डेट पूछता है कि बंगाल अभियान कब हुआ गयासुद्दीन तुगलक के समय में, तो आप लोग बताइएगा 1324 में। इसके 3 भाई थे। किसके? गयासुद्दीन तुगलक के। पहला 3 भाई में कौन था? पहला तो अपना ही हो जाएगा, गयासुद्दीन। और उसके बाद दूसरा जो था, उसका नाम था शिहाबुद्दीन। और तीसरा जो था, तीसरा नाम था इसका नसरुद्दीन। ठीक है, तो ये तीनों भाई लड़े बंगाल अभियान और वहां पे जीत हासिल किए। उसके बाद देखिए, अब खुशी खुशी ये लोग जब जीते, तो खुशी खुशी वहां से लौट कर आ रहे थे। 1325 में 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय, बंगाल अभियान से लौटते समय देखिए हुआ क्या कि 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर, लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन की मौत हो गई। गयासुद्दीन की मौत हो गई। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस मौत का जिम्मेदार निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक थे। लेकिन कुछ इतिहासकार जो मुख्य हैं, जिनकी पुस्तकें हम लोग मानते हैं, उनको वे बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने
जरूर प्रयास किया था कि हम लोग क्या करेंगे, गद्दी से हटाएँगे, लेकिन मारने का विचार नहीं था। तो ये जो मकान बनवाया था, ये जो कह सकते हैं लकड़ी के महल का निर्माण जो कराया था, ये करवाया था बेचारा अहमद अयाज ने। अहमद 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 अयाज ने क्या करवाया था, इसको बनवाया था और यहीं गिरा और किसकी जान ले लिया, गयासुद्दीन तुगलक की। तो ये बाद में क्या बना, बाद में अहमद अयाज मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर बना। मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर बना। इसी कारण कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही क्या किया था, अहमद अयाज को कहा था कि आप ऐसा मकान बनाइए कि जिसमें जब हमारे पिताजी आए तो आप उस मकान में कुछ ऐसा करिए कि गिरे और पिताजी क्या करें, दबकर मर जाएं। क्यों लोग तर्क लगाते हैं, इतिहासकार, इसलिए कि मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर बनने का कारण यही है कि इसके पिता की हत्या। तो लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वो मकान बना था, गिर गया, वो तो कहते हैं लोग ना ईश्वर की देन होती है, कुछ जो होना रहता है हो जाता है। तो ये बेचारा टपक गया। अब यहाँ से हम लोग कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें हो जाएं। देखिए होता क्या है कि निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक से काफी संपर्क था, क्योंकि ये लोग शिष्य थे। जब शिष्य थे तो क्या बोलते हैं, औलिया साहब, निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं, निजामुद्दीन औलिया किससे बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक से। निजामुद्दीन औलिया आदेश देते हैं आदेश देते हैं तुगलक को। देखिए अब ये इनके टीचर हैं, निजामुद्दीन औलिया तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के क्या हैं, टीचर हैं। तो ये आदेश देंगे, न कि रिक्वेस्ट करेंगे, भले राजा बन जाओ। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करते हैं, आदेश देते हैं। अब इसी में मान लीजिए कुछ लोग कभी आईएएस पीसीएस या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो सर जी को क्या कहोगे तुम लोग कि आप हमसे रिक्वेस्ट कीजिए। तो वही बात है कि जो गुरु जी हैं आपके, हमेशा आदेश देंगे आपको, कुछ बन जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि ये आदेश दिए कि आप हुनूज दुरुस्त कराइए, हुनूज 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 दुरुस्त कराइए। दूसरा आदेश जो देते हैं, इनके समय में काम होता है, फखरुद्दीन गज ए शंकर, फखरुद्दीन 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 गज ए शंकर के नाम से जिसको जाना जाता है, गज ए शंकर का ये निर्माण करवाते हैं। तीसरा काम इनका विशेष होता है, जो कि परीक्षा में पूछता है, इनकी निजामुद्दीन औलिया की जो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह बनता है, निजामुद्दीन औलिया का ये दरगाह दिल्ली में बनता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दरगाह कहाँ पे है, तो बताइएगा दिल्ली में। चौथा इनका सबसे बड़ा मोहम्मद बिन तुगलक का कार्य जो था, फवायद उल फवाद, फवायद उल फवाद, फवायद उल फवाद, जो कि इसको लिखे थे अमीर अमीर हसन ने लिखा था, अमीर हसन खिजी ने लिखा था इसको। और ये बातचीत करने के लिए था, बातचीत का वर्णन इनकी बुक में मिलता है, बातचीत का वर्णन। ठीक है, आज हम लोग पढ़े किसको, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है,
आप क्या करिए, कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निरंतर आप लोग हिस्ट्री को पढ़ते जाइए और आज का सेशन आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो, तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा। जब हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो आप लोग भी बढ़ेंगे। आप सभी का तहे दिल से आभार।